ज्योग्राफी काफ़ी कंसेप्चुअल है। अगर हिंदी में कुछ वैसे वर्ड्स हैं जो अगर मुझे याद नहीं आते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं, लेकिन आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट आपके नोट्स यहाँ पे मैं प्रिपेयर करा दूंगा। जिसका हिंदी में नोट्स नहीं बन पाता है उसका ट्रांसलेशन नेक्स्ट डे में करा दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बोल रहा हूँ ज्योग्राफी में, इकॉनमी में यहाँ पे आपको कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको लैंग्वेज आप अपने लिख लोगे। ठीक है, तो पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई बता सकता है इसकी परिभाषा क्या होती है ज्योग्राफी की? देखिए, कोई पूछेगा नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ भी लेता है कि हाँ आप क्या समझते हो ज्योग्राफी से, हाँ कोई बताना चाहेगा? हाँ, इसी तरह से देखिए, यहाँ पे दो वर्ड है, एक है जियो, दूसरा है ग्राफी। यहाँ पे ग्राफी का जो मतलब होता है वो होता है स्टडी करना, और जियो का मतलब आप समझ गए होंगे, ये रिलेटेड है अर्थ से, पृथ्वी से। तो हम सिंपल ये नहीं कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, आपने अर्थ बोला, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, अर्थ लैंडस्केप, पीपल, क्योंकि हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, प्लेस एंड एनवायरमेंट, ये ज्योग्राफी की डिफिनेशन है। ये बस आपको पता होना चाहिए, आपको कोई लिखना नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ लेता है क्योंकि ये आपसे जो है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाँ आप क्या समझते हो ज्योग्राफी से। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? हाँ, आपने कुछ ऐसे बोला था, आपने सही बोला था, आपको पूरा वो नहीं बोल पाई, एरिस्टोथेनियस, ये हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके आपको याद होनी चाहिए। हिस्ट्री का आप जाओगे तो हेरोडोटस है, इसी तरह से सबको पता होना चाहिए। ये भी सब चीज़ें आपसे कहीं ना कहीं पूछी जा सकती हैं, या फिर आपके खुद के मतलब होता नहीं कि आप किसी को आप शो करना चाहते हो कि आप पढ़े लिखे हो, आपको जितना पता है तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आज जो मैं स्टार्ट करूँगा वो टॉपिक है ओशनोग्राफी। आप सबने सुना होगा समुद्र के बारे में, ओशन के बारे में, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसके बारे में याद नहीं पढ़ा होगा। तो आज जो टॉपिक होगा वो होगा ओशनोग्राफी। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें भी तोड़िए, ऐसा कीजिए संधि विच्छेद। अगेन वही, ग्राफी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। ओशन मतलब यहाँ पे हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो जो सी की स्टडी करे उसको ओशनोग्राफी बोलते हैं। सिंपल सही है ये। अगर मैं इसको और बोलूँ कि ओशनोग्राफी जो है वो है हमारा, अब सी क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करोगे सी क्या होता है, समुद्र क्या होता है? अगर तो कोई पूछे कि समुद्र क्या आप समझते हो, आप क्या बताओगे आप? तो आप इसके एक टेक्निकल टर्म आप बोल सकते हो। आपने सब जानते हो कि ओशन में जो है करंट्स होते हैं, वेव्स होता है, टाइड्स होता है। आप बोल दो कि जो वेवी सरफेस होता है उसको सी कहते हैं। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको पता है। हाँ, एक ये हो गया, आप वेवी बोल सकते हो सिंपल सा, या आप बोल दो कि जो मतलब एक वॉश्ड बॉडी ऑफ वाटर हो गया। हाँ, ये बोल सकते हो, वाटर बॉडी बोल सकते हो। तो आप इसके लिए ये सोच सकते हो कि वेवी एंड अनडुलेटिंग सरफेस। आप लोग साथ में लिख भी सकते हो, और आपको ये टर्म, हाँ, क्योंकि ये कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लिख सकते हो उसको कि सी क्या होता है, वेवी सरफेस होता है, अनडुलेटिंग सरफेस होता है। ज्योग्राफी की जो मैंने डेफिनेशन बताई आप वो ले सकते हो। ठीक है, तो इसको हम एक और, अगर इसको हम डिफाइन करें टेक्निकल लैंग्वेज में, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ओशनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक एंड थर्मोडायनेमिक ऑफ सीज, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग घबराएं नहीं। marine ecosystem, and geological process, underneath the water. ये
ओशनोग्राफी की डिफिनेशन है। यहाँ पे मैंने पहले बोला कि ओशनोग्राफी क्या होता है, जिससे हम सी की स्टडी करते हैं, और सी क्या होता है हमारा, एक वेवी या अनड्यूलेटिंग सरफेस होता है। अब हमने बोला कि स्टडी ऑफ डायनेमिक एंड थर्मोडायनेमिक। डायनेमिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप पढ़ते हो कि ओशन कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी वेव्स चलती हैं। आपने सुना ओशन की वेव्स के बारे में, करंट्स होती हैं, तो ये दिखाता है कि जो ओशन है वो डायनेमिक है। थर्मोडायनेमिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप सुनते हो कि ओशन की जो टेम्परेचर वो हर जगह सेम नहीं है, उसकी जो सैलिनिटी है वो हर जगह सेम नहीं है, उसका जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट नहीं है हर जगह, या फिर उसका जो है डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए जो उसकी प्रॉपर्टीज उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स यहाँ पे वेव्स, करंट्स, टाइड्स ये हो गए। थर्मोडायनेमिक में टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये हो गया। उसकी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हैं, डेंसिटी, प्रेशर। फिर मरीन इकोसिस्टम, आपने सुना होगा कि बहुत सारी यहाँ पे फिश पाई जाती हैं ओशन में, एल्गी पाए जाते हैं, ये सब मरीन इकोसिस्टम हो गया। जियोलॉजिकल प्रोसेस किस तरह से जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिशल प्लेन, तो वो उस कैसे बना है, तो उसके जियोलॉजिकल प्रोसेस को जिस तरह से बना है उसको हम बोलते हैं ओशनोग्राफी। जब उसकी स्टडी करेंगे उसको बोला जाता है ओशनोग्राफी। तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, सबको याद रहेगा। आप लोग भी लिख लो, इसका मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा आपको, क्योंकि अभी समझना इंपॉर्टेंट है। एक की टर्म है, आप इनको हाईलाइट कर लो, डायनेमिक, थर्मोडायनेमिक ऑफ सी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मरीन इकोसिस्टम, जियोलॉजिकल प्रोसेस, ये की टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम, अगर आप ये सब की टर्म यूज कर देते हो तो आपको इंट्रो से अच्छा नहीं हो सकता है। फिर स्टडी ऑफ डायनेमिक एंड थर्मोडायनेमिक। Physical properties, marine ecosystem and geological process underneath the bottom. हो गया आपका? हो गया आपका? वर्ल्ड का एरिया कितना है, किसी को आइडिया है? वर्ल्ड का एरिया कितना है, पूरे विश्व का एरिया कितना है? चलिए वो छोड़िए, कितना प्रतिशत उसमें जो है प्रतिशत वाटर है, पानी है, और कितना प्रतिशत उसमें लैंड है? 70.2% वाटर है, 29.8%। तो आप इसको भी लिख लें कि जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है, अगर हम बात करें टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड, तो वो है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 70.2% वाटर है और 29.8% लैंड है। ये सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि यूपीएससी नहीं पूछता है, यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल, और आपने 2020 का पेपर देखा होगा, उसने पूछा है। अच्छा, ये जो 70% वाटर है उस पर जो है ओशन में कितना पाया जाता है, जो ग्लेशियर और आइस कैप है वहाँ कितना है, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, आइडिया है किसी को? मतलब ये पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है वाटर? ये जो 70% वाटर पाया जाता है उसका 97.25% ये आपका कहाँ मिलेगा? कोई बताएगा कहाँ मिलेगा? हाँ एग्जैक्टली, तो ये ओशन में मिलते हैं। आपको सिर्फ जो है 2.05% मिलेगा कहाँ पे? ग्लेशियर्स एंड आइस कैप। और सिर्फ आपको कितना 0.68% आपको कहाँ मिलेगा? अंडरग्राउंड। वो भी कम हो गया, मतलब ये जो एक एस्टिमेट बताया गया पहले का। और आप लोग देखते हो कि विंटर में इतना फॉग होता है, आप लोग पता कि एटमॉस्फेयर में कितना पानी है? एटमॉस्फेयर में कितना पानी है? सिर्फ 0.001%। तो हमारे पास जो है फ्रेश वाटर आपने देखा 97%, तो ये हो गया, ये हम इसको पी नहीं सकते। आपके पास 3% कम पानी है, 2.75%। उसमें जो है फ्रेश वाटर कितना है? उसमें फ्रेश वाटर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोई आइडिया किसी को?
ये जो लेस देन 3% जो पानी बचा है ओशन के बाद पीने लायक जो फ्रेश वाटर है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? कितना जो है आइस कैप में पाया जाता है, ग्लेशियर्स में, कितना अंडरग्राउंड पाया जाता है और कितना सरफेस वाटर पाया जाता है? कोई आइडिया है? देखिए लेस देन 3% बचा है, उसका 68% तो कहाँ रहता है हमारा? ग्लेशियर्स में। 30% के आसपास आपको कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड। और उसके बाद सिर्फ 1.2% है जो कि सरफेस वाटर है। तो इसलिए जो है पानी को सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसको तो यूज़ नहीं कर पाओगे ना। ये तो मान लो जैसे कि भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि पिघल जाए पानी हो जाए, बट आप इसको यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये भी आप एक इसकी लिमिटेशंस हैं। उसके बाद जाओगे तो आप वहाँ पे जानते हो कि जैसे कि पंजाब और हरियाणा में प्रॉब्लम आ गई है सैलिनिटी की, वहाँ पे जो सॉइल जो है वो सैलाइन हो चुके हैं, एल्कलाइन हो चुके हैं, तो उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। सिर्फ 1.2% है सरफेस वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए जो है सेव वाटर सेव लाइफ। लिख लिया आपने? ये फैक्ट्स आप लिख लो। ये सब कुछ यही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के यूपीएससी में प्रीलिम्स में। लैंग्वेज में कोई दिक्कत? जहां भी आपको दिक्कत हो आप लोग बोलो, और क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ। आप भी अपने क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोलूँ आप सुनो, ऐसा नहीं है। मैं कोई रोबोट नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछो जो भी है। क्लास को थोड़ा सा मतलब इंटरेक्टिव बनाते हैं, 2 वे प्रोसेस करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? समझ में आ रहा है? हो गया? टोटल कितने समुद्र पाए जाते हैं, मतलब हैं अभी? नाम क्या है? और कितने हुए टोटल? 3 जो मेजर हैं 5 माने जाते हैं, 5 होते हैं। हाँ, जो है पैसिफिक हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशन हो गया, उसके बाद आपका अंटार्कटिका हो गया और आर्कटिक हो गया। तो इसमें भी देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कोई बता सकता है कि जो पैसिफिक ओशन है उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये चीज़ें आपको हाँ, बाकी अटलांटिक देखिए पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, जिसका एरिया ऑलमोस्ट जो है 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सब पूरे वर्ल्ड का 1/3 है सिर्फ पैसिफिक ओशन। इसको जो है हीट रिजर्वायर बोला जाता है। आगे जब आप लोग पढ़ोगे ना अल नीनो, तब वहाँ दिखेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी लोग नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और देखो ज्योग्राफी में एक चीज़ ऐसी भी है कि सब इंटरकनेक्टेड है। ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। जब तक आप जो है उसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी में आप जो है जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ोगे, क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी आप यहाँ पे अपने दिमाग को खुला रखो, अपनी जॉब को ध्यान से सुनो। आप जो भी सुन रहे हो, जब आपके नोट्स बन जाएंगे, आप उसको पढ़ोगे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तब आपको लगेगा कि वापस आप क्लास में आ गए हो। उसके बाद जब आप जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी और इंडियन ज्योग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, तब आप उसको इंटरलिंक कर पाओगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसको लगता है हीट रिजर्वायर। ये जो है लगभग 1/3 एरिया कवर करता है पूरा। इसकी जो शेप है आपने देखा होगा, ये ट्रायंगल शेप में है। आपके ऊपर दिखा होगा ये जो है 2 उसको जोड़ता है ना, यहाँ पे आपको दिखागा बेरिंग सी या फिर बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो है एशिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका से। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किस एग्जाम में। अटलांटिक जो है इसके लगभग आधा है, उसका जो है वो 80 मिलियन के आसपास है अटलांटिक ओशन। और ये किस शेप में है कोई बताएगा? अटलांटिक ओशन ये आपने देखा होगा, देखो तो आपने देखा ना जैसे तो ये एस शेप में है, ये एस शेप में है। ये इंडियन ओशन आपने बता ही दिया। इंडियन ओशन जो है एक उसको हाफ ओशन में जाता है, क्योंकि आप पैसिफिक को देखोगे तो वो आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक जुड़ा हुआ है, अटलांटिक भी जुड़ा हुआ है। इंडियन ओशन हाफ ओशन है क्योंकि ये आर्कटिक से बंद है, सिर्फ अंटार्कटिक तक ओपन है। इसका जो एरिया बहुत कम है, 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर अंटार्कटिका आ जाएगा, तो ये तो सिर्फ साउथ पोल में रहता है, इसका एरिया लगभग 21 मिलियन है। देखिए मैं आपको यहाँ पे अपनी फैक्ट्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी हर जगह पूछने आएगा। आपको बस एक रफ आइडिया होना चाहिए, आपसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछा जाएगा, आपको बस अरेंज करने दे देगा कि उनको अरेंज करो कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत कम है, इसका तो बहुत ही कम 21 मिलियन है। अब अगर आर्कटिक में तो इसका तो और ही कम है,
ये सिर्फ 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज थी। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो कि एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। किसी को लिख लिया ना हिंदी में? देखिए इसमें तो ऐसा कुछ मतलब हिंदी में हिंदी में मतलब है क्या, मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ बताएं थोड़ा सा। क्या वो तो मैं आपको ट्रांसलेट करा दूंगा, वो आपको भी समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर जैसे कि अभी तो मैंने जो बताया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें तो आपको जैसे कि पैसिफिक आपको नाम पता है, आपको अटलांटिक का नाम पता है, इंडियन पता, ये तो आपको हिंदी में सेम ही होता है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं, वो डिफिनेशन छोड़ के मैंने भी इंग्लिश में कुछ पढ़ाया नहीं इस तरह से। अभी मैंने सिर्फ अभी से मैंने फैक्ट्स देखिए आगे जो भी आएगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक देखिए मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्स बताए हैं, वहाँ पे मीडियम का इतना रोल होता नहीं है। डिफिनेशन का मैं बता दिया आपको, मैं जो है हिंदी में बता दूंगा, ट्रांसलेट करा दूंगा। अभी आप समझो, अभी जो आगे काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़ा सा है, बाकी आप लिख लो, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा। क्योंकि देखो मैं आपको पता कि मैं हिंदी, क्योंकि मैं थोड़ी सी मैं मीडियम इंग्लिश है, तो हिंदी में मैं भी ट्रांसलेट करूँगा, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो मैं उसको करा दूंगा आपको, ताकि आपको मैं गलत ना बताऊँ। और वैसे भी मैंने अभी तक तो ऐसे सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं जहाँ पे हम लोग इतना लैंग्वेज का भी रोल है नहीं। अब इसमें जैसे कि आपको पैसिफिक पता है कि इसको महासागर बोलते हैं, फिर इसको अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, इंडिया, तो इसमें तो आप ये बताइए जो भी रिवर्स है वो आगे जाके सेकंड पार्ट में आ जाता है। किसमें? रिवर्स। हाँ, किस में आ जाती हैं? क्षेत्र में जा जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नदी बिहार से निकलता है तो उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो उसका एक्सचेंजिंग पार्ट हो जाता है। एक्सचेंजिंग पार्ट मतलब कि उसका वो मतलब इसमें जो बहुत सारी उसकी और भी रिवर निकल आती है उस तरह से, वो तो वहाँ की फिजिकल फीचर्स डिपेंड करता है कि वहाँ का मतलब कि वहाँ का कैसा वहाँ पे सिस्टम है, मतलब जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कैसा है। जैसे कि आप मान लो कोई रिवर यहाँ से जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई माउंटेन पड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई माउंटेन है, तो ये अपना रास्ता चेंज कर देगी ना, तो इसकी ये फूटल से जाएगी। ताकि मान लो जैसे कि मान लो कहीं पे सेडिमेंटेशन हुआ, ये बहुत सारी जो है मानसून टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स को लेकर चल रही है, तो इसमें जो इसमें सेडिमेंट्स हैं वो काफ़ी भारी मात्रा में है, जो उनको बोल्डर्स हैं वो उनको कैरी नहीं कर पाएगी, तो कैरी नहीं कर पाएगी तो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो। कई रिवर होती हैं कि जब वो जैसे कि मान लो रिवर है, इसका भी वॉल्यूम कम है, मानसून टाइम में इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी जो इसका एरिया यहाँ तक था, मानसून टाइम में इसका एरिया यहाँ तक हो गया। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे आया कोई रिवर यहाँ तक फैली है, फिर जब मानसून चला गया तो ये रिवर ये पानी यहीं रह गया, चेंज हो गया, पहले यहाँ तब यहाँ शिफ्ट हो गया। तो वहाँ की लोकल फीचर्स पर डिपेंड करता है ये। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे ना लोग जब जो मॉर्फोलॉजी में, तो वहाँ पे रिवर पायरेसी क्या होती है, रिवर बीहेडिंग क्या होती है, वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा आपको। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ओशन रिलीफ। आप सबने देखा होगा कि आप जब लैंड पे देखते हो तो आप देखते हो कि ये जगह पठार है, एक जगह पर्वत है, एक जगह प्लेन सा मैदान है। जो समुद्र के नीचे क्या है पता है किसी को? समुद्र के नीचे कैसा है? जितना आप अंदर जाएंगे उतना गहरा हो सकता है। क्या वो लोग सिर्फ गहरे गहरा है, कहीं समतल नहीं है? हर जगह ऐसे ऐसे है। आप ऐसे कि आप अगर जाओगे, आप यहाँ पे सरफेस में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो है माउंटेन है वो लगभग 9000 किलोमीटर तक है, 9000 मीटर तक है। फिर आप जो है यहाँ पे आ रहे हो, पठार देख रहे हो, जो तिब्बत का पठार है वो 4000 मीटर के आसपास है। आप यूपी के मैदान में देख रहे हो, काफ़ी है ना। समुद्र के अंदर कैसा है, कोई आइडिया? हाँ, तो जो एरिया होता है उसका ये है समुद्र के नीचे का स्थान पूरा। सबसे
सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, फिर एबिसल प्लेन जिसको हम बोलते हैं डीप सी प्लेन, फिर ट्रेंचेस होते हैं। तो ये जो है समुद्र के नीचे का पूरा इस तरह से बना होता है पूरा। अब इसको आपको ये तो मतलब ये तो आप लोग टर्म सुना होगा आपने हिंदी में, क्यों हिंदी वाले आप ये वर्ड आपने सुना है कॉन्टिनेंटल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो हिंदी में भी आपको इंग्लिश लिखना पड़ता है, ये भी आपको पता है ये चीज़। तो ये आप डायग्राम बना ले, इसको मैं अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। मार्कर सारे थोड़ा सा तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अभी हम इसको यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है मेंस में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी। इसको साउथ पोल में रखेंगे सर या फिर दूसरा पोल? नहीं, ये सारी ओशन पाई जाती हैं, इसमें साउथ नॉर्थ का इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब में पाई जाती हैं सारी ओशन में। सब में पाई जाती हैं। कहीं तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि पैसिफिक में बहुत ज़्यादा ही है, एंटार्क्टिक में कम है, इंडियन ओशन में बहुत कम है। अभी बताऊंगा मैं कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है, सबको मैं एक एक करके बताऊंगा पूरा डिटेल में। हिंदी के लिए मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं आपको सब कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा। अभी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अभी समझ में आ रहा है ना आपको? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, कॉन्टिनेंटल राइज है, डीप सी प्लेन बोलते हैं उसको, या फिर एबिसल प्लेन बोलते हैं। तो ये हमारा दिया है सी लेवल, और जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लो शेल्फ है वो है 200 मीटर तक। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है यहाँ पे वो है 3660 मीटर तक है। और उसके बाद जो है ये जो माना जाती है कि ये एवरेज डेप्थ होती है ओशन की 6000 मीटर। उससे नीचे होता है, आपने सुना होगा वो मरियाना ट्रेंच, है ना, सबने सुना होगा मरियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप मरियाना ट्रेंच, वो 11 किलोमीटर है। तो इसलिए जो है ट्रेंचेस बहुत गहरे होते हैं। जो एवरेज डेप्थ है वो मानी गई है 6000, और सबकी अलग अलग डेप्थ होती है। जैसे कि पैसिफिक की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, 6000 से भी ज़्यादा होती है, एंटार्क्टिक उससे थोड़ी कम होती है, इंडियन ओशन की बहुत कम होती है। हो गया, बना लिया आपने? इरेज कर दें इसको? यस सर। किसका डायग्राम है? ये है, एक मिनट मैं लिख देता हूँ फिर से। हाँ, इसको आप बोलते हैं कि ओशन बॉटम रिलीफ। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप देखोगे ना तो यूपीएससी में क्वेश्चन 2 से 3 आ चुके हैं इस पे मेंस पे। हाँ, जो क्वेश्चन आया है वो है था डिस्कस और आउटलाइन। जब ये वर्ड है ना आउटलाइन, तो आपको वहाँ पे डायग्राम बनाना मस्ट हो जाता है। जब ये वर्ड आ जाए आउटलाइन, तो वहाँ पे डायग्राम बनाना मस्ट है। आउटलाइन दी रिलीफ ऑफ ओशन बॉटम। और उसमें जो है दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्यों है, मतलब वहाँ की जो प्रोडक्टिव क्या बोलेंगे उसको, उसकी जो पैदावार है सिंपल में, हाँ, तो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा क्यों है। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी यूपीएससी में। तो पहला हो गया यहाँ पे आउटलाइन दी रिलीफ ऑफ ओशन वाटर रिलीफ एंड गिव रीजन्स दैट मेक कॉन्टिनेंटल शेल्फ one of the most productive ecosystem। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 15 नंबर में।
तो यहाँ पे वो 2 चीज़ डिस्कस करना है, जो मैंने आपको बताया डायग्राम बनाया है, वहाँ पे जितने भी पॉइंट वो डिस्कस करने हैं, उसके बाद आपको ये बताना है। ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में। प्रीलिम्स में यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। ये क्वेश्चन करना है। हाँ, ये आप नोट कर लो, आप इसको कल लिख के आना, ये आपका टास्क है। आप लोग कल इसको 150-200 वर्ड में जितना भी आपसे हो पाए, क्योंकि इसमें डायग्राम है तो हाफ पेज तो इसमें डायग्राम चला जाएगा। हाँ, आपको लिखना है कल कि समुद्र के नीचे का जो रिलीफ है उसको आपको आउटलाइन करना है, डिस्कस करना है। क्या होता है रिलीफ का? रिलीफ आप सिंपल से एक तरह से स्लोप मान लें, ये जो ऊपर खापड़ होती है ना सारी चीज़ें, उसको रिलीफ बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो है वर्ड, ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है। आप सिंपल से यहाँ पे समझिए कि एक तरह से यहाँ पे जो ऊपर खापड़ होती है ना, इस तरह से जहाँ एक बार ऊपर जाओ नीचे जाओ, इसको हम रिलीफ बोलते हैं। एक तरह से स्लोप आगे चलो, उसको आप स्लोप में आप जाओगे तो माउंटेन का स्लोप इस तरह से, उसको बोलते हैं रिलीफ। आपने देखा ना यहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप ऐसे पहले था, फिर स्लोप ऐसे हो गया, फिर राइज तो ऐसे हुआ, फिर जो प्लेन ऐसे हो गया, किसको बोलते हैं रिलीफ। इवन आप लोग सर्कस में देखते हो, जो भी यूपी का जो प्लेन्स हैं, गंगेटिक प्लेन्स हैं, गंगा का मैदान है, वो ऐसे है। आप देखोगे कि माउंटेन ऐसे हो जाता है, माउंटेन जो तिब्बत का पठार है वो ऐसे हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला होता है। हाँ, ऊपर खबर होता है। तो ऐसे ही वो मतलब वहाँ पे समुद्र में भी होता है नीचे। लिख लिया सबने? तो कुछ यहाँ पे मैं आपसे एनवायरनमेंट की भी यहाँ पे मैं कुछ की टर्म यूज करूँगा जो कि आपको वहाँ पढ़ना है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, आपको आगे हेल्प करेगा। जैसे कि एक होता है ना कि जैसे कि सन का पेनिट्रेशन कितना होता है, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड ऑन दी पेनिट्रेशन ऑफ सन रेज, मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कितनी नीचे तक जाती हैं, उसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होगा। उसमें पहला हमारा होता है फोटिक। ये नाम आपने सुना होगा एनवायरनमेंट में, फोटिक, अफोटिक, प्रोफंडल, आपको पढ़ाया होगा शायद अनन्या मैम ने, अभी नहीं पढ़ा है। हाँ, तो अब ये मैं आपको बोला ना यही कि आपको आप लोग ये टर्म पहले से पता होगा, जब वो आएगा तो आपको इजी लगेगा पढ़ने में। फोर्टी का सिंपल मतलब होता है कि जहाँ से मतलब कि जब सन की जहाँ से अंदर तक जाती है, जहाँ तक, उसको हम लोग 40 बोलते हैं। तो जो 40 जोन होता है, आगे से कि मैं बताना कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कहाँ तक है, 200 मीटर तक। तो जो हमारा 40 जोन होगा वो होगा हमारा 200 मीटर तक, इसको बोलते हैं हम लोग 40 जोन। यहाँ पे आपको जितने भी ओशंस के स्पीसीज होते हैं ना, चाहे वो मछली हो चाहे वेल्स हो, सब तो सबसे ज़्यादा आपको यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें आती हैं। सूर्य की किरणें आएंगी तो सब अपना भोजन बनाएंगी। आपने पढ़ा होगा कोरल लीफ, क्योंकि कोरल लीफ में जब वो सन आए, धूप आएगी तभी तो बनाएगा अपना भोजन। तो यहाँ पे जो है 90% बायोमास पाई जाती है। ये फैक्ट आप लिख लो, सब चीज़ें आपको काम आएगी इन्वायरमेंट में। ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट लिंक है। बिना ज्योग्राफी के आप इन्वायरमेंट नहीं पढ़ सकते हो। तो फोटिक जोन्स, जहाँ पे सन की किरणें अगर 200 मीटर तक अंदर आती हैं, उसको बोलते हैं फोटिक जोन, जो कि 200 मीटर तक होती हैं। यहाँ पे आपको 90% बायोमास मिलता है, जिसमें फिशेस, वेल्स, कोरल रीफ सब पाए जाते हैं। दूसरा हमारा होता है डायस्फोटिक। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें तो डायरेक्टली नहीं पहुँचेंगी, लेकिन उनका शैडो, उनकी छाया पहुँचती है। जैसे होता है, आप देखो यहाँ पे एक तो कि अगर मैं पर्दा खोल दूँ तो सूर्य की किरणें सीधे आ जाए, दूसरा कि यहाँ मैं हूँ उसकी किरणें ना आए, लेकिन मुझे लगे कि यहाँ पे कुछ रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है। तो इस तरह से इसमें होता है, जो इसकी किरणें होती हैं सीधे नहीं पहुँचती है, उनकी छाया पहुँच जाती है। तो यहाँ पे बिना तो सन की रेस के बहुत सारी जो स्पीसीज हैं, जो जीव जंतु हैं समुद्र के, वो तो अपना खाना बना नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ होते हैं बना लेते हैं, जैसे कि एल्गी। तो यहाँ पे आपको पाए जाएंगे एल्गी। और तीसरा जो होता है हमारा, वो होता है हमारा अफोटिक।
यहाँ पे तो कुछ नहीं पहुँचा है। यहाँ जब ये सब मर जाएंगे तो जाकर नीचे वो बैठ जाते हैं मरने के बाद, तो इसलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट। ओवरलोड तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, क्योंकि देखो फैक्ट्स पूछा जाता है और आपको मेंस में लिखना है फैक्ट्स, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कंसेप्ट तभी मजा आता है जब आपको फैक्ट्स पता हो, क्योंकि आपको टर्म ही याद नहीं होगा तो आप कंसेप्ट कैसे समझोगे। तो ये था हमारा पहला जो क्लासिफिकेशन था, वो था कि सन की किरणें कितनी अंदर तक जाती हैं। तो उसको हमने यहाँ पे डिवाइड किया है फोटिक में, डैश फोटिक में और हाफ में। आप यहाँ पे इसको जो है लिख सकते हो, ये 600 मीटर तक होता है जो है सूर्य की किरणें की जो उनकी छाया होती है, अगर वो पहुँचती है 600 मीटर तक तो हमारा आता है डैश फोटिक में। और तीसरा हमारा होता है हाफ। यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, जो भी यहाँ के समुद्र जीव जंतु मर जाते हैं वो जाकर नीचे बैठते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट। यहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता है। आपने सुना होगा वो ऑक्टोपस, तो यही रहता है वो। तो कुछ ऐसे जंतु हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो जिंदा रहते हैं हजारों साल। मछली है जो बिजली उत्पन्न, क्या नाम है, स्टार सब वहीं पाए जाते हैं, 14 में रहते हैं मैक्सिमम। फिशेस सब यहीं रहती हैं फिश। कुछ वहाँ आती हैं जैसे कि जो बड़ी फिशेस होती हैं बिल्कुल वो इसमें रहती हैं, डैश फोटिक में रहती हैं। हो गया। जो दूसरा हमारा पे क्लासिफिकेशन है वो हमारा है बेस्ड ऑन दी डेप्थ, कितना नीचे तक जाएंगे उसकी एक्सिस होता है। उसमें जो पहला हमारा होता है वो होता है लिटोरल। ये आप शायद सुना होगा जब अगर आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा थोड़ा भी कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में, तो आपने सुना होगा लिटोरल जोन, तो इसको बोलते हैं लिटोरल। ये जो है हाई वाटर टाइड, हाई एंड लो वाटर टाइड के बीच में पड़ता है। हाँ, तो वो टाइड का अलग से पढ़ेंगे, अभी अब आपको जानना है यहाँ पे लिटोरल जोन। हाँ, ये हाई और लो वाटर टाइड क्या होता है, कोई बताएगा? देखो ये मान लो आप कहीं आपके कोई भी यहाँ पे गया है बीच पे, किसी कोस्ट पे गया है कहीं घूमने, तो जैसे कि वहाँ पे समुद्र होगा तो इसी कोस्ट होगी ना, जो बाउंड्री होगी, तो जो टाइड आती है अगर वो टाइड जैसे हाई टाइड है, ठीक है, सपोज को वो हाई टाइड यहाँ तक पहुँचती है, ये हाई टाइड है, सपोज करके वो जो है कोस्ट से 8 मीटर तक जाती है। एक दूसरी आएगी लो टाइड, उसकी जो है यहाँ तक होगी, तो सपोज कर वो जो है 4 मीटर, तो इनके बीच को बोलते हैं हम लोग लिटोरल जोन। तो इनके जो बीच होगा ना 4 से 8 मीटर के बीच में, इसको बोला जाता है लिटोरल जोन। ये आप जब पढ़ोगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लगभग हर 2 साल क्वेश्चन पूछाता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो वहाँ पे ये आप टर्म पढ़ोगे, आपको अनन्या मैम पढ़ाएंगे फिर ये, तो आपको पता होता है इस समय कि हाँ हाई वाटर टाइड क्या होता है, लो वाटर टाइड क्या होता है। सबसे जो हाई टाइड आता है वो कहाँ आता है दुनिया में? जो वर्ल्ड का पूरे विश्व में जो सबसे हाई टाइड आता है कहाँ पे आता है? सर्च करके आना गल। चलो मैं बता देता हूँ, बे ऑफ फुंडी। अब ये बे ऑफ फुंडी देखो, ज्योग्राफी ऐसा है जिसकी लिमिट नहीं है, और यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं आपको मैपिंग कराऊंगा तब आपको सब क्लियर होंगे। तो वही आपको बताना है, सब कुछ मैं बताऊंगा क्या, आप कुछ काम करो। तो ये आपको ये देखना है कि सबसे हाई टाइड आता है बे ऑफ फुंडी। अब आपको बताना है बे ऑफ फुंडी कहाँ है, आप उसको नोट डाउन कर लो। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है, आंसर लिखना है, साथ में बे ऑफ फुंडी का। यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट टाइड आता है। तो ये हो गया हमारा लिटोरल जोन। दूसरा हमारा होता है नेरेटिक जोन। ये भी जैसे आपने पढ़ा था ना वो वाला स्टार्टिंग का, आपने क्या पढ़ा था पहली बार में, 40 जोन पढ़ा था ना, सेम होता है, ये भी 200 मीटर तक होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्राइमरी मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाता है, इसको पेड़ पौधे ना। समुद्र में वहाँ तो पेड़ पौधे होते नहीं उस तरह से। हाँ हाँ, उनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इसको याद है? फाइटोप्लैंक्टन्स। ये खाना खुद ही बनाते हैं। ये तो जैसे कि आपने देखा होगा कोरल रीफ में क्या होता है, कोरल तो जानवर है ना, जो कि वो एल्गी के साथ रहता है, दोनों बीच में मतलब एक तरह से ये जो है एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या हुआ? हाँ हाँ, उसी काई बोलते हैं, हाँ वही, हाँ
तो ये जो है एक तरह से कोरल, जो कोरल होता है वो एक जानवर ही होता है कोरल, और जो हमारा एल्गी होता है वो अब जो होता है काई होता है, वो अपना खाना खुद ही बनाता है। तो समुद्र के नीचे कोरल आ जाता नहीं होगा रोशनी शुरू की, तो वो जाती है, वही था ना कि आपको 200 मीटर तक जाती है रोशनी, आपको भी अभी मैंने बताया था फोटिक जोन। आपको कोई जगह जाना है तो उसके नीचे हाँ नहीं देखिए, तो वहाँ पर आता है कहाँ से नहीं ऐसे अभी आगे मैं आपको बताऊँ, नहीं अभी मैं आपको बताया था ना कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो वो ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ का जो स्लोप होता है वो सिर्फ 1 डिग्री होता है, तो एक तरह से वो समतल ही होता है, वहाँ पे रहती हैं ये। और ये जो है 200 मीटर तक रहता है, तो यहाँ तक सूर्य की रोशनी आती है, तो अपना खाना खुद बनाते हैं वो। हाँ आप लोग पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस, ये भी करते हैं फोटोसिंथेसिस, कोरल्स भी करते हैं, मतलब ये अपना एल्गी जो होता है, कोरल तो जानवर होता है, वो उसको सपोर्ट करता है कि वो जिंदा रहे, उसको अटैक ना करे। दोनों के बीच में बहुत प्यार है सच में, जो कोरल और ये जो एल्गी है, हाँ ये अपना खाना बनाता है, इसको खाना देता है और इसकी रक्षा करता है। उसी के साथ साथ हाँ साथ चलता है। जब कोरल्स मरते हैं ना तो कोरल नहीं मरते हैं, ये मरता है, ये खाना बनाना बंद कर देता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कोरल जो ब्लीचिंग होती है, इसका जो कलर जाता है इस वजह से जाता है। ये आपको पढ़ाएंगे, एनवायरमेंट में पढ़ाया जाएगा। तो ये होगा हमारा जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस तरीके से जो होते हैं जूप्लैंक्टन, जो कि इसको खाते हैं। देखो ऐसे टर्म्स आपको इन्वायरमेंट में जो भी बहुत पढ़ने पड़ेंगे, और इस यहाँ पे इनका हिंदी में कोई ट्रांसलेशन है भी नहीं, आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। यहीं पे आता है क्रस्टेशियन, जो इनको खाते हैं। आपने अगर यूपीएससी का पेपर देखा होगा, कैसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता कि किसको कैसे पढ़ें हम, उसका कोई हिंदी नहीं होता है ना। अगर किसी का साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो उसका इंग्लिश नहीं दिया जाता है, हिंदी में नाम दिया जाता भी नहीं है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगी। इसी का हिंदी लिख देंगे बस, कुछ नहीं होगा। इसको बोलता है क्रस्टेशियंस, इसको मैं सेंस लिख देता हूँ। और इनको खाती हैं कौन? मछलियाँ। तो ये हमारा नेरेटिक जोन है, जहाँ पे जो है सूर्य की किरणें पहुँचती हैं, और ये जो है यहाँ पे अगेन जो 90% जो बायोमास होता है, जो भी समुद्र के जीव जंतु रहते हैं यहीं रहते हैं, तो 90% बायोमास यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है फाइटोप्लैंक्टन्स, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन्स, उसको खाता है क्रस्टेशियंस, उसको खाती है मछलियाँ। तो यहाँ पे जो आपका बन गया क्या, ये बन गया एक फूड चेन। यही आप पढ़ोगे इसको एनवायरमेंट में, आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ भी सब तमाएंगे फिर से। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे अपोटिक जोन्स, उसको हम लोग बोलते हैं पेलेजिक। ये अगेन बायोलॉजिकल डेजर्ट होता है, जो आपने पहले पढ़ लिया है। ये देखो, ये आपको कोई पढ़ाएगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा एनवायरमेंट में। मैं आपको बता दिया हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ये सब आपको टर्म वहाँ मिलेंगे एनवायरमेंट में। लिटोरल बहुत ज़्यादा आएगा, नेरेटिक आएगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत समझने में? कर दें। तीसरा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपको ऐसे बड़े बड़े वर्ड नहीं मिलेंगे, अब सिंपल सा मिलेगा जिसका आप खुद ही अब जो है ट्रांसलेट कर लोगे। पहला हमारा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ।